शाम को लतिका जब घर पहुंची तो देखा अनुराधा अपनी स्टडी टेबल पर बैठी किताबें पलट रही है, पर उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है। लतिका समझ गई आज विज्ञान को देखने के बाद अनुराधा थोड़ी अपसेट है। वो उसके पास आई और उस प्यार से उसका सर हिलाते हुए पूछा, अनु तुम ठीक हो? हाँ, मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस सर थोड़ा भारी हो रहा है। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, तुम पियोगी? अनुराधा ने अपनी किताब बंद करके उठते हुए कहा। अनु, लतिका ने उसका हाथ थाम कर उसे रोकते हुए कहा, खुद को तकलीफ़ मत दो अनु, भूल जाओ उसे। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, आगे बढ़ गया है, उसकी शादी हो गई है अनु, लतिका ने एकदम से कहा। लतिका की बात सुनकर अनुराधा ने हैरानी से पलट कर उसे देखा। हाँ, ये सच है, मैं खुद उसके मुँह से सुनकर आ रही हूँ। उसने खुद अनिरुद्ध सर से कहा, मैं वहीं थी, मैंने सब सुना। अब तो उसे भूल कर आगे बढ़, उसे तो शायद तू याद भी नहीं, फिर तू क्यों उसकी याद में बैठी है? लतिका ने बड़े प्यार से उसे समझाते हुए कहा। मैंने उन्हें भुला दिया है लतिका, अब मेरे लिए मेरा सपना ही सब कुछ है और कोई कुछ मायने नहीं रखता, अनुराधा ने एकदम से कहा और पलटकर दूसरी तरफ देखने लगी। शायद अपने आंसू छुपा रही थी। अच्छा, क्या सच में? फिर उसकी मौजूदगी से तुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ता है? फिर उसका सामना क्यों नहीं किया? ऐसे क्यों चली आई? लतिका ने सवाल किया। क्योंकि मैं उनके सामने नहीं जाना चाहती थी। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। जब तक मैं अपना सपना पूरा नहीं कर लेती, कुछ बन नहीं जाती, तब तक मैं उनसे नहीं मिलूँगी, अनुराधा ने कठोर होकर कहा। फिर ये आंसू किस लिए? अगर तू सच में उसे भूल गई है तो ये आंसू क्यों बहा रही है? और ये जो उसके नाम का सिंदूर तुम हर दिन अपनी मांग में भर कर छुपाती हो, ये मुझसे छुपा नहीं है। तू क्या समझती है मुझे पता नहीं है? मैं सब जानती हूँ, लतिका ने अनुराधा का हाथ पकड़कर झकझोरते हुए कहा। लतिका प्लीज़, मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती। मैंने कह दिया ना, उन्हें भूल चुकी हूँ। तो अब तो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मेरे सर में दर्द है, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। अगर तुम्हें पीनी है तो ज़रूर कपड़े बदल कर आओ। तो जाकर कपड़े बदल कर आओ, अनुराधा ने लतिका का हाथ झटकते हुए कहा और किचन में चली गई। तुम कितना भी छुपा लो अनु, पर मैं सब जानती हूँ। ना तो तुम उसे कभी भूली थी, ना कभी भूल पाओगी। तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है तुम उसे कितना चाहती हो। तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि तुम्हें इस वक्त कितनी तकलीफ़ हो रही है। पर अगर तुम चाहती हो मैं तुमसे उसके बारे में कोई बात ना करूँ तो ठीक है। आज के बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूँगी। पर एक बात तो है, अभिज्ञान ने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे नहीं पता उसने क्या खोया है। काश कि वो समझ पाता, काश तुम दोनों साथ होते। अनुराधा को जाते हुए देखकर लतिका ने अपने आप से कहा। इस वक्त अनुराधा की तकलीफ़ वो समझ रही थी, फिर भी वो उठकर कमरे में चली गई। अनुराधा ने ऑफिस से रिजाइन कर दिया था और अब वो पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे दे रही थी। दिन रात मेहनत करने के बाद उसने मेंस क्लियर कर लिया था। अब एक हफ्ते बाद उसका इंटरव्यू था जिसके लिए वो तैयारी कर रही थी। अनु, कल मैं बेंगलोर जा रही हूँ और 2 दिन बाद लौटूंगी, अनुराधा ने कमरे में आते हुए लतिका से कहा। पर बेंगलोर क्यों? अनुराधा ने पलटकर उसकी तरफ देखकर पूछा। तुझे तो पता है ना, परसों बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है और अनिरुद्ध सर भी इसके लिए नॉमिनेट हैं। वो चाहते हैं उनके ऑफिस से उनके खास एम्प्लॉय भी उनके साथ बेंगलुरु चलें तो उनकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकें, और लिस्ट में मेरा नाम भी है, इसीलिए मुझे भी जाना होगा। लतिका ने पूरी बात बता दी। ओह, तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जाना चाहिए, अनुराधा ने खुश होकर कहा। पर अनु, तुम्हारा इंटरव्यू है, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती, लतिका ने अनुराधा के पास बैठकर उसका हाथ थाम कर कहा। उसके इंटरव्यू के लिए लतिका अपना सामान छोड़ रही है। उसके इंटरव्यू के लिए लतिका अपना सपना छोड़ रही है। इंदिरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में काम करना और कंपनी ट्रिप पर घूमना लतिका का सपना था, और आज अनुराधा के इंटरव्यू की वजह से इस मौके को छोड़ देना चाहती थी। अनुराधा की आंखें भर आई। उसने लतिका को गले लगा लिया और कहा, तुम ज़रूर पिछले जन्म में मेरी बहन रही होगी लतिका, वरना कोई किसी के लिए इतना नहीं करता। तुम पागल हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी बहन ही हो और मैं ये सब दिल से कहती हूँ, समझी? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं सर को मना करने वाली हूँ, अपनी जगह से उठते हुए लतिका ने कहा। नहीं लतिका,
तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वैसे भी मेरा इंटरव्यू अभी 1 हफ्ते बाद है, तब तक तो तुम बेंगलोर से वापस भी आ जाओगी। मेरी मानो तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। बाहर जाओगी, नए लोगों से मिलोगी, तभी तो कुछ नया सीखोगी। मैं नहीं चाहती मेरे सपने की वजह से तुम्हारा सपना टूटे। प्लीज़ लतिका, तुम्हें मेरी कसम, तुम जाओगी। अनुराधा ने लतिका के हाथ में अपना हाथ रख कर कहा, ओके ओके, स्टॉप दिस मेलोड्रामा प्लीज़। मुझे ये रोने धोने वाले सीन्स बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, मैं जाऊंगी। अब तो खुश? लतिका ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, बहुत खुश। अनुराधा ने खुश होकर उसे वापस गले लगा लिया। लतिका बेंगलोर के लिए निकल गई। बेंगलोर। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस साल के बेस्ट बिजनेस अवार्ड जाते हैं मिस्टर अभिज्ञान द्विवेदी को। लतिका की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। मिस्टर अभिज्ञान, प्लीज़ कम ऑन स्टेज, होस्ट ने कहा। भाई, क्या सोच रहे हैं? जाइए ना, वो आपको बुला रहे हैं। वैभव ने अभिज्ञान के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। हाँ हाँ, जाता हूँ। अभिज्ञान जैसे नींद से जागा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अवार्ड उसे मिला है। वो उठकर सामने स्टेज पर गया और अवार्ड हाथ में लेकर उसे चूम लिया। आज सच में बहुत खुशी का दिन था। अभिज्ञान का सपना पूरा हो गया था। उसने अकेले अपने दम पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज उसे ये अवार्ड मिला है। वो बहुत खुश था। नीचे खड़ा वैभव उसके लिए तालियां बजा रहा था। अभिज्ञान ने थोड़ी देर स्पीच दी और वापस नीचे वैभव के पास आकर अपनी कुर्सी पे बैठ गया। मीरा कहाँ है? अभिज्ञान ने वैभव से पूछा। अभी तो यहीं थी, शायद वॉशरूम गई होगी। आप बैठो, मैं देख कर आता हूँ, कहकर वैभव वॉशरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक लड़की के साथ आकर अभिज्ञान के पास कुर्सी पे बैठ गए। अभिज्ञान उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, कैसी हो मीरा? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मीरा ने पूछा। मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा ये बताओ, वैभव तुम्हें ज़्यादा तंग तो नहीं करता ना? अगर ये तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे बताना, मैं इसकी खबर लूँगा। अभिज्ञान ने वैभव का कान खींचते हुए मीरा से कहा। उसकी बात सुनकर मीरा मुस्कुराने लगी। नहीं, ये हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें बहुत खुश रखते हैं। मीरा ने प्यार से वैभव की तरफ देख कर कहा। उसकी बात सुनकर अभिज्ञान मुस्कुराने लगा और कहा, खुश रहो, दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। अगर तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझो मीरा। मीरा ने सुना तो अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, थैंक यू भैया। देखा भाई है ना, बिल्कुल अनु की तरह। वैभव ने हंसते हुए कहा। पर अचानक से अनु का नाम सुनकर अभिज्ञान का चेहरा उतर गया। उसे अनुराधा की याद आ गई। वो चुप हो गया। मीरा ने देखा तो वैभव की तरफ देख कर आँखें उचकाई, जैसे पूछ रही हो कि क्या हुआ। वैभव ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ, कहकर वो उठ कर चला गया। अब टेबल पर अभिज्ञान और मीरा अकेले बैठे थे। थोड़ी ही दूर दूसरी टेबल पर लतिका, अनिरुद्ध और उनके ऑफिस के कुछ स्टाफ बैठे थे। लतिका ने इधर उधर देख रही थी। अचानक उसे अभिज्ञान के साथ मीरा बैठी हुई दिखाई दी। उसे लगा वो उसकी पत्नी है। उसने एक नज़र उन दोनों को देखा, फिर चुपचाप नज़र हटा ली। थोड़ी देर बाद वह वो 3 आइसक्रीम लेकर लौटा और दोनों को एक एक दिए और एक खुद लेकर बैठ गया। इधर अनिरुद्ध ने जब अभिज्ञान को बैठा देखा तो उसकी तरफ उठकर बढ़ चला। उस सबसे मिला, थोड़ी देर बातें की और वापस अपनी टेबल पे आ गया। अनिरुद्ध सर, आपसे कुछ पूछूं? लतिका ने अनिरुद्ध की तरफ देखकर कहा। यस मिस लतिका, क्या बात है? अनिरुद्ध ने कहा। सर, क्या वो आपके दोस्त की पत्नी है? लतिका ने अभिज्ञान और मीरा की तरफ देखते हुए अनिरुद्ध से पूछा। हाँ, वो और उनकी पत्नी है। अभी कुछ महीने पहले ही दोनों की शादी हुई है। मैं थोड़ा काम में बिजी था, इसीलिए जा नहीं पाया, अनिरुद्ध ने वैभव और मीरा को देखकर कहा। दरअसल मीरा अनिरुद्ध और वैभव के बीच में बैठी थी, इसीलिए लतिका को लगा वो अभिज्ञान की पत्नी है, जबकि अनिरुद्ध ने समझा वो वैभव के बारे में पूछ रही है। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई। लतिका ने गलत समझ लिया। हाँ,
लड़की तो बहुत सुंदर है, अभिज्ञान भी बेचारा क्या करे, है तो इंसान ही। बेचारी अनु, लतिका ने अपने सिर पे हाथ रखकर अनुराधा के बारे में सोचते हुए कहा। अनुराधा ने इंटरव्यू की पूरी तैयारी कर ली थी। आज उसका इंटरव्यू था, इसीलिए लतिका ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वो भी उसके साथ आई थी। अंदर अनुराधा का इंटरव्यू चल रहा था और बाहर लतिका घबरा रही थी। कुर्सी पे बैठी अपने पैर हिलाते हुए वो अपने नाखून कुतर रही थी। पास बैठे एक लड़के ने जब उसे इस तरह घबराते हुए देखा तो पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो पानी पी लो, सब ठीक होगा, बस तुम नर्वस मत होना। वो जो भी पूछे उसका जितना आता है आराम से जवाब देना, ठीक है। उसे लगा लतिका भी इंटरव्यू के लिए आई है। थैंक्स यार, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। उसके हाथ से लगभग बोतल छीनते हुए लतिका ने कहा, वैसे इंटरव्यू मेरी फ्रेंड का है, मैं तो बस उसे कंपनी देने आई हूँ। लतिका ने बोतल वापस करते हुए मुस्कुरा कर कहा। लड़के ने झट से उसके हाथ से बोतल लिया और उसे घूरता हुआ आगे बढ़ गया। इसे क्या हुआ? लतिका ने मुंह बनाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद अनुराधा बाहर आई। लतिका दौड़कर उसके पास गई और पूछने लगी, क्या हुआ? इंटरव्यू कैसा रहा? क्या क्या पूछा? तुमने सब सही जवाब दिया ना? कुछ गलत तो जवाब नहीं दिया ना? तो पास तो हो जाएगी ना? बताओ ना, दिमाग फट रहा है मेरा, डर के मारे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक सांस में वो सब कुछ बोल गई। अनुराधा ने सुना तो हंस दी। अरे ठहर ठहर जरा, सांस तो ले ले। मुझे देख कर लग रहा है मेरा तुझे देख कर लग रहा है इंटरव्यू मेरा नहीं तेरा था, पागल कहीं की। सब ठीक रहा और मैं पक्का पास हो जाऊंगी। अब तू चिंता मत कर, चल चल कर तुझे आइसक्रीम खिलाती हूँ। कब से बैठी होगी अन्ना, आज आजा। अनुराधा उसका हाथ खींचकर बाहर को ले जाते हुए कहा। आज अनुराधा का रिजल्ट आने वाला था। वो हॉल में लैपटॉप के पास बैठकर बार बार घड़ी देख रही थी। 12 बजे रिजल्ट अनाउंस होने वाले थे। लतिका भी परेशान सी वहाँ बैठी थी। जैसे ही 12 बजे साइड ओपन हुआ, अनुराधा ने धड़कते दिल के साथ अपना रिजल्ट चेक किया। अनुराधा ने जैसे ही अपना रिजल्ट देखा, अचानक से उठी और कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। अनु क्या हुआ? कहते हुए लतिका भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। कमरे में पहुंचकर अनुराधा अपने माँ पापा की तस्वीर के पास खड़ी होती है। माँ पापा, मैं IAS बन गई। आप सुन रहे हो ना, आपकी बेटी कलेक्टर बन गई। कहते हुए अनुराधा अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा कर रोने लगती है। पीछे से लतिका आकर उसे गले लगा लेती है। रेस्टोरेंट में बैठे दोनों अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रही थी। अनुराधा मेन्यू देख रही थी। तभी लतिका बड़बड़ाई, ये यहाँ क्या कर रही है? ये यहाँ क्या कर रही है? ये है तो वो भी होगा। हे भगवान, अब इसका क्या होगा? अनुराधा ने सुना तो मेनू कार्ड टेबल पे रखते हुए पूछा, क्या बड़बड़ा रही हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो ना। मेरे पास होने की खुशी में तुझे ट्रीट चाहिए थी ना, तो अब गड़बड़ा क्यों रही हो? साफ साफ बोलो ना, क्या चाहिए? अनुराधा ने उसे डांटते हुए कहा। अपने पीछे देखो। लतिका ने आंखें उचकाते हुए अनुराधा से पीछे देखने को कहा। कौन है पीछे? अनुराधा ने पीछे मुड़ते हुए कहा। अभिज्ञान की वाइफ है, लतिका ने एकदम से कहा। तो अनुराधा चौंक के उसे देखने लगी, फिर वापस उसे मुड़कर पीछे देखा। उनकी टेबल के ठीक पीछे दूसरी टेबल पर मीरा बैठी मेन्यू देख रही थी। मीरा उनको नहीं जानती थी, पर लतिका ने उसे पहचान लिया था। पर वो नहीं जानती थी मीरा विज्ञान की नहीं बल्कि वैभव की वाइफ है। उनसे अनुराधा से भी वही कहा जो उसने समझा था। तुम्हें कैसे पता ये विज्ञान जी की पत्नी है? अनुराधा ने पूछा। बेंगलोर में मैंने देखा था, ये दोनों फंक्शन में साथ थे और अनिरुद्ध सर ने भी यही बताया था कि ये उनकी पत्नी है। लतिका ने मीरा की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, पर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर ये यहाँ हैं तो विज्ञान जी भी यहीं होंगे। हमें यहाँ से चलना चाहिए। अनुराधा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। ऐसे कब तक चलेगा अनु? कभी न कभी तो तुम्हें इनका सामना करना होगा, फिर आज क्यों नहीं? वैसे भी हमने अपना ऑर्डर दे दिया है, इसीलिए हम कहीं नहीं जा रहे। कुर्सी पर बैठे हाथों को बांधते हुए लतिका बोली। इतने में वेटर उनका ऑर्डर ले आया।
ऑर्डर रखकर जैसे ही वहाँ से जाने के लिए मुड़ा, सामने से आते वैभव से टकरा गया और उसके हाथ से ट्रे नीचे गिर गई। हे संभल कर, वैभव ने कहा। वेटर ने उसे सॉरी कहा और वहाँ से चला गया। वैभव जी यहाँ? वैभव को सामने खड़ा देखकर अनुराधा ने उससे कहा, अनु आप यहाँ? आप इतने दिनों से कहाँ थी? आपको पता है भाई ने आपको कितना ढूंढा, आप उनसे मिलने क्यों नहीं आई? पता है कितने परेशान हैं, आपको कितना याद करते हैं वो। वैभव एक सांस में बोल गया। वो मुझे क्यों याद करने लगे? उनकी तो शादी हो चुकी, अब तो वो किसी और के हो चुके हैं। उदास होते अनुराधा ने कहा, क्या कहा आपने? अभिज्ञान भाई शादी? किसने कहा आपसे ये सब? अभिज्ञान भाई ने शादी नहीं की है अनु, वो आज भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वैभव ने कहा। फिर वो लड़की कौन है? मैंने खुद इसे अभिज्ञान के साथ बेंगलोर के अवार्ड फंक्शन में देखा था। क्या ये उनकी पत्नी नहीं है? लतिका ने मीरा की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओह, अब समझा, लगता है आप दोनों को गलतफहमी हुई है। अनु, वो मीरा है, मेरी पत्नी। वैभव ने मीरा की तरफ देखकर कहा। लतिका को वैभव की बातें सुनकर अपनी बेवकूफ़ी पे बहुत गुस्सा आया। मुझे माफ़ कर दो अनु, सब मेरी गलती है, सब मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। मैंने बिना पूरी बात जानी तुम्हें वो सब कह दिया, मुझे माफ़ कर दो। लतिका ने उदास होकर अनुराधा की तरफ देखकर कहा। वो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। कोई बात नहीं लतिका, गलतफहमी सबको हो जाती है, मुझे भी हो गई थी और तुम्हें भी। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अनुराधा ने लतिका का हाथ थाम कर कहा। माफ़ी तो मुझे अभिज्ञान जी से मांगनी चाहिए, मैं उनसे इतने दिनों तक बात नहीं की, ना ही मिली। मुझे उनसे मिलना है वैभव जी, अनुराधा ने अचानक से कहा। आपने देर कर दी अनु, भाई तो आज ही लंदन के लिए निकल गए हैं। इनफैक्ट मैं और मीरा उन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करके ही आए हैं। वैभव ने बताया। वो वापस कब आएंगे? अनुराधा ने बेचैन होकर पूछा। अभी लगभग 1 साल तो लग ही जाएंगे। उनका वहाँ एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद ही वापस आएंगी। वैभव ने जैसे ही कहा, अनुराधा का दिल बैठ गया। वो कुर्सी पे बेजान सी बैठ गई। अभिज्ञान जी चले गए, अब मैं उनसे माफ़ी कैसे मांगूंगी? मैंने देर कर दी, बहुत देर कर दी लतिका। वो चले गए मुझे छोड़कर। अनुराधा की आंखें भर आई। आप हमारे साथ घर क्यों नहीं चलती? आपको वहाँ सब देखेंगे तो बहुत खुश होंगी। वैसे भी अब तो सारी गलतफहमी दूर हो गई है, अब तो आप घर चल सकती हैं। मुस्कुराकर वैभव ने कहा। वैभव जी, मैं घर ज़रूर जाऊंगी, पर अभी नहीं। अभी मुझे कुछ दिनों में अपनी ट्रेनिंग के लिए मसूरी जाना है। ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद मैं घर ज़रूर आऊँगी, अपने आंसू पोंछते हुए अनुराधा ने कहा। अनुराधा ने उसे अपने सपने के बारे में बताया। वैभव ने सुना तो बहुत खुश हुआ कि अनुराधा ने अपनी मेहनत से आज इस मुकाम को हासिल किया। मिल नहीं सकते, पर कम से कम बात तो कर सकते हैं। मैं भाई को बताऊंगा आप मिल गई, देखना वो आपको कॉल ज़रूर करेंगे। वैभव ने खुश होकर कहा। नहीं वैभव जी, आप अभिज्ञान जी से कुछ मत कहिए। अगर उन्हें पता चला तो अपना काम छोड़कर यहाँ आ जाएंगे और उनका नुकसान होगा, कंपनी का नाम ख़राब होगा। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनको कोई भी नुकसान हो। वैसे भी मुझे अपनी ट्रेनिंग के लिए 7-8 महीने तो लग ही जाएंगे। अब मैं उनसे अपनी ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद ही मिलूँगी। जब इतने इंतज़ार किए हैं तो कुछ दिन और सही, तब तक प्लीज़ आप किसी से भी कुछ मत कहिए प्लीज़। मैं मिलकर उनसे सारी बात क्लियर करना चाहती हूँ। अगर किस्मत में होगा तो हम जल्द ही मिलेंगे। अनुराधा ने कहा। एक दर्द भरी मुस्कान इस वक्त उसके चेहरे पे थी। मसूरी में अनुराधा की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। पासिंग आउट परेड में शामिल होने के लिए लतिका दिल्ली से आई थी और दोनों यहीं से लतिका के घर जाने वाले थे। परेड ग्राउंड में अनुराधा को देखकर लतिका को बहुत खुशी हुई। उसी शाम अनुराधा के कुछ बैचमेट के साथ लतिका ने बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया। अनु तैयार हो जा, आज तेरे बैचमेट रवि का बर्थडे है। वो हम सबको पार्टी देने के लिए पास के रेस्टोरेंट में लेकर जाना चाहता है, तू भी चल। वैसे भी कल के बाद तो तुम सब अलग हो जाओगी,
यही मौका है एंजॉय करने का। चल ना, लतिका ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा। मेरा मन नहीं है लतिका, प्लीज़ मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी अनुराधा ने कहा। पर क्यों, तू नहीं चलेगी तो मैं कैसे जाऊंगी यार। वो तुम्हारा दोस्त है, मैं उसे जानती भी नहीं। प्लीज़ चलना, लतिका ने रिक्वेस्ट करते हुए अनुराधा से कहा। तुझे पता है लतिका, मैं चाहती थी मेरे सबसे ख़ास दिन पर अभिज्ञान जी मेरे साथ हों। आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। काश वो यहाँ होते। अपने हाथ में पकड़े अभिज्ञान के लिए खरीदे एक ब्रेसलेट को देखते हुए अनुराधा ने कहा। मैं समझती हूँ तेरे मन की बात, पर हम क्या कर सकते हैं। अभिज्ञान पता नहीं लंदन से वापस कब आएंगे। देख, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर ये जो तेरे बैचमेट हैं वो भी तेरे दोस्त हैं, उनके लिए भी तेरा कुछ फ़र्ज बनता है। अब रवि ने इतने प्यार से कहा है तो मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। वैसे भी कल के बाद तो तुम सब अलग हो जाओगे, फिर पता नहीं कब मिलना हो। मेरी बात मानो और बाहर चलो, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। लतिका अनुराग के कंधे पे हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा। ठीक है, चलते हैं। अनुराधा ने बुझे मन से कहा। तू फिक्र मत कर, पहले घर चलते हैं कल, उसके बाद में खुद तेरे साथ अभिज्ञान के घर चलूँगी। ठीक है, लतिका ने कहा तो अनुराधा ने हाँ में सिर हिला दिया। हैप्पी बर्थडे रवि, अनुराधा और उसके बैचमेट ने रवि को विश करते हुए कहा। थैंक यू दोस्तों, आज की शाम हम सब की एक साथ आखिरी शाम है, फिर पता नहीं कब मिलना हो। और क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है तो आज की ट्रीट मेरी तरफ से, पर गिफ्ट में अपनी चॉइस की लूँगा। हंसते हुए रवि ने कहा। हाँ हाँ, बता तुझे क्या चाहिए, दीपक ने रवि की पीठ पे हाथ फेरते हुए कहा। रवि ने सबसे कुछ न कुछ मांगा और सबसे हंसते हुए उसकी बात मान ली। जब अनुराधा की बारी आई तब उसने कहा। अनुराधा, मुझे तुमसे सिर्फ एक ही गिफ्ट चाहिए। और वो क्या है? सभी लोग रवि को देखते हुए पूछने लगे। बस अपनी प्यारी सी आवाज़ में एक गाना सुना दो, मेरा आज का दिन यादगार हो जाएगा। प्लीज़ अनुराधा, मान जाओ, रवि ने रिक्वेस्ट करते हुए अनुराधा से कहा। रवि की बात सुनकर सभी अनुराधा से रिक्वेस्ट करने लगे। प्लीज़ अनुराधा, सिर्फ एक गाना सुना दो ना, वैसे भी तुम बहुत अच्छा गाती हो, सभी उससे कहने लगी। अनुराधा का मन था आज वैसे भी उदास था अनुराधा का मन तो आज वैसे भी उदास था। उसने मना किया, पर जब सबने रिक्वेस्ट की तो आखिर में उसने हाँ कह दी। रवि ने सुना तो खुशी से उछल पड़ा। वो सामने स्टेज पर गया और वहाँ मौजूद म्यूजिशियंस से एक माइक लेकर वापस आया और अनुराधा को पकड़ा दिया। अनुराधा ने लतिका को देखा तो उसने भी सिर हिलाकर उसे गाने का इशारा किया। अनुराधा अपनी जगह पर खड़ी हुई। उसने अपनी आंख बंद की और उसे अभिज्ञान का चेहरा नजर आया। फिर वैसे ही आंख बंद की उसने गाना शुरू किया। कसम की कसम है कसम से, हमको प्यार है सिर्फ तुमसे, अब ये प्यार ना होगा फिर हमसे। कसम की कसम है कसम से, हमको प्यार है सिर्फ तुमसे। रेस्टोरेंट में मौजूद हर इंसान अनुराधा के गाने का कायल हुआ जा रहा था। सभी बड़े ध्यान से उसके गाने को सुन रहे थे। इतना गाने के बाद अनुराधा से आगे नहीं गाया गया। उसकी बंद आंखों से आंसू बह निकले और उसने माइक रवि को पकड़ाते हुए कहा। सॉरी रवि, मैं और नहीं गा सकती, कहकर वो उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगी। उसे इस तरह जाते देख सब ने कहा, इसे क्या हुआ? लतिका भी उसके पीछे भागी। गाने की आवाज़, कुछ इशारों में तुमने हमसे जो ये कहा है, अब यकीन आ रहा है तुमको भी कुछ हुआ है। गाने की आवाज़ से सभी का ध्यान उस तरफ गया। सामने स्टेज पर माइक थामे अभिज्ञान खड़ा था। उसे देखकर अनुराधा के कदम रुक गए। अभिज्ञान स्टेज से नीचे उतरकर अनुराधा की तरफ आते हुए आगे गाने लगा। क्यों तुमको देखते हैं, क्या दिल में सोचते हैं, तूफान जो उठ रहा है हम उसको रोकते हैं। कसम की कसम है कसम से, ये मिलन है सनम का सनम से, अब ये प्यार न होगा फिर हमसे। कसम की कसम है कसम से, हमको प्यार है सिर्फ तुमसे। गाना खत्म हुआ और अभिज्ञान अनुराधा के हाथों को थामे बिल्कुल सामने खड़ा था। अनुराधा की आंखें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो फूट फूट कर रोए जा रही थी। अभिज्ञान ने उसके आंसू नहीं देखे गए और उसने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। वहाँ मौजूद सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। रवि और उसके दोस्तों ने लतिका से पूछा, ये कौन है और उसने अनुराधा को गले क्यों लगाया है? मिस्टर अभिज्ञान त्रिवेदी, अनुराधा के हस्बैंड। मुस्कुराते हुए लतिका ने कहा। इस वक्त उसकी आंखों में भी आंसू थे। अनु, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एक बार फिर से
अपने घुटनों पर बैठकर अनुराधा का हाथ अपने हाथ में लेकर अभिज्ञान ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। हाँ बिल्कुल, अनुराधा ने उसका हाथ थामकर उसे उठाते हुए कहा। पर सिर्फ एक शर्त है, आप कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? अनुराधा ने मासूमियत से पूछा। नहीं, अब नहीं, कभी भी नहीं। अभिज्ञान ने फिर से उससे गले लगाकर कहा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सभी उनके मिलन के साक्षी थे। अभिज्ञान अनुराधा ने फिर से शादी कर ली। इस बार शादी में दादी ने अपने सारे अरमान पूरे किए। आखिर उनके इकलौते पोते की शादी जो थी, घर वाले भी बहुत खुश थे। शैलेंद्र और सुलोचना जी ने भी अनुराग को अपना लिया था। अनुराधा का कन्यादान लतिका के मम्मी पापा ने किया। शादी की पहली रात अनुराधा ने अभिज्ञान के तोहफे में वो ब्रेसलेट दिया जो उसने उसके लिए अपनी पहली सैलरी से लिया था। अभिज्ञान को वो बहुत पसंद आया और वो हमेशा उसे अपने हाथ में पहन कर रखता था। अनुराधा विज्ञान के साथ भोपाल आ गई थी क्योंकि उसकी पहली पोस्टिंग भी भोपाल में ही हुई थी। भोपाल आने के बाद से अनुराधा ने प्रताप के खिलाफ सबूत जुटाना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने लोकल पुलिस का भी सहारा लिया। अनुराधा उन सभी लोगों से मिली जो प्रताप की वजह से प्रताड़ित हुए थे। अब अनुराधा के पास प्रताप के खिलाफ बहुत सारे सबूत उसे सज़ा दिलवाने के लिए काफ़ी थे। अनुराधा ने सबूतों के आधार पर प्रताप के खिलाफ एक केस फाइल कर दिया। धीरे धीरे करके उसने प्रताप के बहुत सारे गैरकानूनी धंधों को भी बंद करवा दिया। अनुराधा के पोस्ट की वजह से एक्शन लेने के लिए पुलिस मजबूर थी। ऐसे ही एक शाम वहाँ के लोकल थाना के एसीपी प्रताप के घर पहुँचे। नमस्ते एसीपी साहब, कहिए कैसे आना हुआ? प्रताप ने पूछा। आपके खिलाफ़ कंप्लेन है ठाकुर साहब, उसी के लिए आपको आगाह करने आए थे। हो सके तो कुछ दिनों के लिए अपने गैरकानूनी काम बंद करवा दीजिए। एसीपी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। किसकी हिम्मत हो गई जो हमारे खिलाफ़ कंप्लेन करके अपनी मौत को दावत दे रहा है? प्रताप ने कहा। सामने पड़े सोफे पे बैठ गया। वो जो नई कलेक्टर साहिबा आई हैं वो आप पर कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी दिखा रही हैं। कंप्लेन उन्होंने फ़ाइल की है और उन सारे लोगों के दस्तखत भी मौजूद हैं जिनको आपने अब तक नुकसान पहुंचाया है। अगर आपने खुद सरेंडर नहीं किया तो मजबूरन मुझे आपको गिरफ़्तार करना पड़ेगा। एसीपी साहब ने पूरी बात बताई। है कौन ये नई कलेक्टर साहिबा? ज़रा उनसे हमारी मीटिंग फ़िक्स करवाइए। कुछ ले दे कर बात बने तो मामला निपटा देते हैं। प्रताप ने कहा। आप गलत जगह हाथ दे रहे हैं ठाकुर साहब, बड़ी सख्त जान है, वो ऐसे नहीं मानने वाली हैं। हमने कोशिश की थी, हमारी तो वर्दी उतरने तक की धमकी दे डाली है उन्होंने। एसीपी ने उसको समझाते हुए कहा। वो सब हम देख लेंगे, तुम बस हमारी मीटिंग फ़िक्स करवाओ। प्रताप ने ऑर्डर देते हुए एसीपी से कहा। ठीक है, मैं मीटिंग फ़िक्स करवाता हूँ, कहते हुए एसीपी उठ कर चला गया। एसीपी के जाते ही प्रताप ने अपने एक आदमी भीमा से कहा। सुनो भीमा, इस नई कलेक्टर साहिबा की पूरी जन्म कुंडली मुझे चाहिए, वो भी कल तक। कोई तो कमजोरी होगी उसकी। ऐसे ही कोई हमारे गिरेबान पे हाथ नहीं डाल सकता। इतनी आज़ादी प्रताप ने किसी को नहीं दी है, पता लगाओ। गुस्से में दांत पीसते हुए प्रताप ने कहा। अगले दिन अनुराधा अपने ऑफिस से घर लौट रही थी कि सिग्नल के पास ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाई। झटके की वजह से अनुराधा के हाथ से उसका फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। क्या हुआ, ब्रेक क्यों लगाई? अनुराधा ने ड्राइवर से पूछा। कोई पागल औरत गाड़ी के सामने आ गई थी मैडम, उसे बचाने के लिए ब्रेक लगानी पड़ी। अपने बड़े विनम्र भाव से उसने कहा। ठीक है, तुम जाकर देखो, उन्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई? अनुराधा ने ड्राइवर से कहा। इतने में भी वो औरत अनुराधा के बगल वाले कांच पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारने लगी। अनुराधा ने उनका चेहरा देखा और तुरंत दरवाज़ा खोलकर उस औरत के पास पहुंची और उनको पकड़कर कहा। सुधा माँ, आपने मुझे पहचाना? मैं अनु, आपकी अनु। सुधा माँ, आपकी हालत कैसी हुई? आप कहाँ थी? आप चलो मेरे साथ। कहते हुए अनुराधा उसे अपने साथ गाड़ी के पास ले आई। वो औरत कुछ समझ नहीं पा रही थी, वो बस अजीब नज़रों से अनुराधा को घूरे जा रही थी। दोनों गाड़ी में बैठते उससे पहले ही एक गाड़ी आकर दोनों के बगल में रुकी और दोनों को अंदर खींच कर ले गई। ड्राइवर चिल्लाता रह गया।
इधर अभिज्ञान अपने कैबिन में बैठा मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसके फ़ोन में बीप की आवाज़ आई। उसने मैसेज देखा और तुरंत मीटिंग अधूरी छोड़कर रूम से बाहर निकल गया। प्रताप के गोदाम पर। आइए आइए कलेक्टर साहिबा, आपका इंतज़ार था, सोचा नहीं था तुमसे इस तरह मुलाकात होगी। हंसते हुए प्रताप ने राधा को देखते हुए कहा, इसे ज़िंदा नहीं छोड़ना था मामा जी, इसे तो उसी दिन ख़त्म कर देना था। हमारा सारा धंधा चौपट करवाने पे तुली है ये लड़की। विराट ने ताव में आकर कहा, मैं कहती हूँ अभी भी वक्त है, इसे यहीं ख़त्म कर दो, सारा मामला निपट जाएगा। पीछे से आती हुई वसुंधरा जी ने कहा, बेचारी देखो कैसे बैठी है, अब कौन बचाएगा तुझे मनहूस। अनुराधा के पास खड़े वीरेन ने उसके बाल पकड़कर उसका सिर ऊपर करते हुए कहा। दर्द से अनुराधा की आंखें भर आई। तुम लोगों से एक काम सही से नहीं होता, इस पागल सुधा को नहीं संभाल पाए तुम लोग। आगे ये पुलिस को मिलती तो हमारा सारा सच बाहर आ जाता। समझते नहीं तुम लोग, पता है ना, सिंह हवेली के सारे राज जानती है ये। प्रताप विराट और बीरेन को देख कर चिल्लाया, बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग, तुम सबको इसकी सज़ा मिलेगी। अनुराधा ने कहा, कौन देगा हमें सज़ा? तुम्हें ख़त्म करने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा लड़की। प्रताप भद्दी सी हंसी हंसा। वैसे एक बात तो अच्छी हुई मामा जी, एक के बदले 2 मिल गए हमें। विराट ने हंसते हुए कहा, अब ये दोनों खत्म और इसे साथ ही हमारे राज भी खत्म हो जाएंगे। बीरेन ने कहा, समझ तो पहले ही गई थी, तुम लोग ही मेरे माँ पापा के कातिल हो, पर कोई सबूत नहीं था मेरे पास, आज साबित भी हो गया। अनुराधा ने कहा, पर कोर्ट में कैसे साबित करोगी मैडम, क्योंकि हमसे तो कोई कुछ कबूल थोड़ी करेगा, हम में से कोई कुछ कबूल थोड़ी करेगा। इस बार वसुंधरा जी ने कहा, साबित तो मैं कर दूंगी, आप अपना सोचिए, आपको कौन बचाएगा अब। अनुराधा ने भी निडर होकर कहा, जरा देखो, इसे मरने वाली है और फिर भी अकड़ गई नहीं इसकी। प्रताप ने कहा, इस जगह का पता किसी को नहीं है, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा लड़की, अब मरने को तैयार हो जा। कहकर जैसे ही प्रताप ने गोली चलानी चाहिए, एक गोली आकर उसके हाथ पर लगी और उसके हाथ से गन छूट गई। सामने कमिश्नर अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ खड़े थे, उनके साथ अभिज्ञान भी था। वो तुरंत अनुराधा के पास आकर उसे संभालने लगा। एक IAS ऑफिसर को अगवा करने के जुर्म में आप सबको गिरफ्तार किया जाता है, कहकर कमिश्नर ने सबको गिरफ्तार कर लिया। जब अनुराधा का किडनैप हुआ था, तब गाड़ी में बैठकर उसने अपनी स्मार्ट वॉच की मदद से अपनी लोकेशन अभिज्ञान को भेज दी थी। साथ ही वॉइस रिकॉर्ड भी ऑन कर दिया था, जिससे उसके बीच हुई सारी बातें अभिज्ञान और कमिश्नर ने सुन ली थी, जिसकी इस वजह से प्रताप और वसुंधरा जी के खिलाफ काफ़ी सबूत थे और इस बिना पर उन्हें कोर्ट में सज़ा हो गई। आज माँ पापा को इंसाफ मिला। कोर्ट रूम में मौजूद अनुराधा ने अभिज्ञान के सीने पे सिर रख कर कहा, हाँ, और ये सब तुमने किया अनु। अभिज्ञान ने प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, आपकी मदद के बिना नहीं कर पाती। अनुराधा ने प्यार भरी नज़रों से अभिज्ञान को देखते हुए कहा। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। कहानी के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें बताना ज़रूर, और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को लाइक ज़रूर कर दिया करिए।